हिंदुस्तान में कोरोना महामारी से हाहाकार मचा हुआ है। दूसरी लहर में किलर कोरोना सारे रिकॉर्ड ध्वस्त करता जा रहा है। तो स्टेरॉइड्स के इस्तेमाल को मरीजों की जान बचाने वाली संजीवनी बताया जा रहा है, लेकिन बिना डॉक्टर्स की सलाह के स्टेरॉइड्स लेने की बात जो सामने आ रही है, उससे मरीज की मुसीबतें बढ़ सकती हैं। हमारे साथ मौजूद एक्सपर्ट से हम जानेंगे कि स्टेरॉइड से आखिर क्या कुछ फायदे हैं, क्या कुछ नुकसान है। उससे पहले लेकिन आपको ये स्पेशल रिपोर्ट दिखाते हैं। बेहद सावधानी से, गौर से ये रिपोर्ट जरूर देखिए। होम आइसोलेशन में संभल कर ले स्टेरॉइड्स। गलत इस्तेमाल पड़ सकता है जान पर भारी। कोरोना पर नई गाइडलाइन में संक्रमितों के इलाज में स्टेरॉइड्स को कारगर बताया गया है, तो मॉडरेट मरीजों की जान बचाने में ये संजीवनी साबित हो रहा है। बताया जा रहा है कि रेमडेसिविर और फैबीफ्लू की तरह ही स्टेरॉइड्स असरदार तो हैं, लेकिन इनके साइड इफेक्ट्स भी बहुत हैं। दरअसल कोरोना संक्रमण में डेक्सामेथासोन, मिथाइल प्रेडनिसोलोन और कॉर्टिसोन जैसे स्टेरॉइड्स के इंजेक्शन और दवाएं संक्रमण पर कारगर साबित हो रही हैं। ये स्टेरॉइड्स मरीजों का ऑक्सीजन लेवल ज्यादा गिरने नहीं देती है। कुछ बीमारियों के इलाज में मुख्य दवाओं के साथ जब स्टेरॉइड दिया जाता है तो उसका असर तेजी से होता है। रिसर्च के बाद इन्हें हर जगह इस्तेमाल किया जा रहा है, तो इसके असर को कम करने के लिए दूसरी दवाएं भी दी जा रही हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक स्टेरॉइड से मरीजों के पेट में जलन और गैस की समस्या हो जाती है, इसीलिए एसिडिटी की दवा भी साथ दी जाती है। तो ब्लड प्रेशर और इंसुलिन का स्तर ना बढ़े, इसके लिए दूसरी दवाएं देना भी जरूरी है। कोविड अस्पताल में मरीजों के इलाज के दौरान डॉक्टर ऐसी सावधानी बरत रहे हैं, लेकिन होम आइसोलेशन में रह रहे लोग खुद ही इनका इस्तेमाल कर रहे हैं, जो परेशानी का सबब बन सकता है, क्योंकि इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रभावित होने के साथ ही ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है। हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक लंबे वक्त तक स्टेरॉइड्स लेने या उसके ज्यादा डोज लेने से कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं। इसके इस्तेमाल से पेट में जलन, एसिडिटी, अल्सर का खतरा तक बढ़ जाता है, तो फंगल इन्फेक्शन बढ़ाने से लेकर मोतियाबिंद, डायबिटीज, लिवर में सूजन जैसी मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं। स्टेरॉइड्स के ज्यादा इस्तेमाल से भूलने की परेशानी खड़ी हो सकती है, तो इसका ज्यादा इस्तेमाल हड्डियां कमजोर कर सकता है। स्टेरॉइड्स के साइड इफेक्ट से डायबिटीज की समस्या भी बढ़ सकती है। लिहाजा चेतावनी दी जा रही है कि डॉक्टर्स की सलाह के बाद ही स्टेरॉइड दवाएं लेनी चाहिए। जानकारों के मुताबिक कोरोना मरीजों को 5 दिन से ज्यादा स्टेरॉइड नहीं देने चाहिए और उसका सेवन भी धीरे धीरे डोज कम करके ही बंद करना चाहिए। टीम न्यूज़ नेशन। और एक खास पैनल इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद है। एक्सपर्ट्स की टीम हमारे साथ है। इंट्रोडक्शन आप सभी खास मेहमानों का करवा देते हैं। डॉक्टर एम वली हमारे साथ मौजूद है, आप सीनियर फिजिशियन है। डॉक्टर रजत अरोड़ा भी हमारे साथ मौजूद है, आप यशोदा अस्पताल के एमडी हैं। डॉक्टर सुमन हमारे साथ हैं, आप हेल्थ एक्सपर्ट हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत डॉक्टर रजत आपसे करेंगे। कोरोना में स्टेरॉइड कितना खतरनाक हो सकता है, ये समझना हर मरीज के लिए, हर मरीज के परिजन के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि जल्दबाजी में जान बचाने की जो कीमत है वो यहाँ पर मरीज को ना चुकानी पड़े, इसलिए इसके खतरे को आपसे समझना चाहेंगे। डॉक्टर रजत। जिसको भी जब भी कोरोना होता है तो हमारे लिए सबसे जरूरी है कि शुरुआत में ही डॉक्टर की एडवाइस लेना बहुत बहुत जरूरी है। घर में बहुत सारे जो कोरोना के मरीज हैं वो घर में उनकी ट्रीटमेंट हो सकती है। जो माइल्ड डिजीज है उनकी सबकी घर में उनका इलाज हो सकता है, लेकिन वो सारे पेशेंट्स ऐसे जो डॉक्टर से रेगुलर टच में रहें, क्या दवाई लेनी है वो जरूर लें। जैसे आप लोगों ने स्टीरॉइड के बारे में बात किया, तो ये मरीज ऐसे नहीं हो सकते कि घर में अगर माइल्ड डिजीज है तो वो स्टीरॉइड ले रहे हैं। तो जो ट्रीटमेंट है वो प्रोटोकॉल के हिसाब से चलना चाहिए और ट्रीटमेंट शुड बी बेस्ड ऑन पेशेंट की कितनी बीमारी है और वो कितना सिक है। बिल्कुल डॉक्टर सुमन, यही सवाल हम आपसे भी चाहेंगे, क्योंकि खतरे को समझना बेहद ज़रूरी हो जाता है। एक तो महामारी की चपेट में आना, कोरोना जैसी बीमारी की चपेट में आना, दूसरा स्टेरॉइड का इस्तेमाल करना, लेकिन कितना खतरनाक ये साबित हो सकता है, कौन सी वो परिस्थितियां होती हैं जिसमें इसके खतरे को हमें भांपना ज़रूरी है? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि स्टेरॉइड जो है ये जीवन रक्षक के रूप में आजकल ये यूज हो रही है, पर ये आजकल ये डबल साइडेड स्वॉर्ड के रूप में भी ये
प्रमाणित हो रही है। वो इसलिए क्योंकि अगर ये कुछ ही कंडीशंस में दी जाती है इन मॉडरेट इलनेस, जब अगर पेशेंट को माइल्ड सिम्टम्स है या उसका सैचुरेशन लेवल मेंटेन्ड है, तब उसमें उसकी जरूरत बिल्कुल नहीं होती है। पर इसकी मॉडरेट कंडीशन में लाइक जब हमारे बायोमार्कर्स जैसे सीआरपी है वो हाई है, या सेकेंड वीक ऑफ वायरीमिया फेज में, हमारा जब फर्स्ट वीक ऑफ इन्फेक्शन होता है उसमें हमें बिल्कुल नहीं देना चाहिए। उसमें क्या होता है कि वायरल रेप्लिकेट करता है, और अगर हमने स्टेरॉइड दे दिया तो वायरल का रेप्लिकेशन और तेजी से होगा और हमारी इम्यूनिटी और सप्रेस हो जाती है, जिससे कि वायरल लोड और बढ़ जाता है। तो उस कंडीशन में हमें बिल्कुल भी स्टेरॉइड नहीं देनी है। हमें सेकंड वीक में भी तब देनी है जब हमें दिखे कि सैचुरेशन फॉल हो रहा है या हमारे सीआरपी वैल्यू ज्यादा है, उस कंडीशन में हमें स्टेरॉइड को देना चाहिए। तो चलिए यहाँ पर कौन सी वो परिस्थितियां हैं जिनमें ये खतरनाक हो सकता है, इसके खतरे को समझना कितना जरूरी है, इस सवाल का जवाब हमने यहाँ पर जाना है। डॉक्टर एम वली भी हमारे साथ मौजूद है। सर, खतरा हमने यहाँ पर दोनों ही एक्सपर्ट से पूछा और बखूबी बताया कि आखिर कोरोना में स्टेरॉइड का इस्तेमाल कितना खतरनाक हो सकता है, वो कौन से हालात यहाँ पर होना चाहिए। क्या कुछ इसमें सर आप एड ऑन करना चाहेंगे? क्योंकि सबसे पहले यही समझना जरूरी है कि आखिर इसके ट्रीटमेंट में अगर इसका इस्तेमाल किया जाता है तो किन परिस्थितियों और किस खतरे को ध्यान में यहाँ पर रखना और समझना जरूरी है। डॉक्टर एम वली जी, देखिए, जब स्टेरॉइड का WHO ने एंडोर्स किया था कि स्टेरॉइड दिया जा सकता है फॉर द फर्स्ट टाइम 2020 में अराउंड द मंथ ऑफ मई, उससे पहले अमेरिका में स्टेरॉइड यूज हो रहे थे अंडर द मैक्स प्रोटोकॉल। तो मैक्स प्रोटोकॉल में यूज हुआ, उसके बाद ये रिसर्च आई कि इंटेंसिव केयर यूनिट्स में जो पेशेंट थे, जब उनको डेक्सामेथासोन दिया गया तो उनको करीब 8.7 और 6.7% उनका वहाँ रिकवरी अच्छी हुई और स्टे कम हुआ। इसके अलावा और भी ब्रांड्स हैं जो स्टेरॉइड के यूज में आ रहे हैं। अच्छा, अब 1-2 दिन से जो ब्लैक फंगस का आया है, इसलिए सब लोग सचेत हो गए हैं कि हमें स्टेरॉइड बहुत सुपरविजन में देना चाहिए। अगर डॉक्टर के सुपरविजन में, डॉक्टर के डिसीजन से आप दे रहे हैं तो कोई खतरा नहीं है। इससे शुगर सबकी बढ़ती है, जो डायबिटिक्स होते हैं उनकी भी बढ़ती है और नॉन डायबिटिक्स होते हैं उनकी भी बढ़ती है, और नॉन डायबिटिक्स की ट्रांजिएंट बढ़ती है। एक तो ब्लैक फंगस वाली बात हो गई, और दूसरा जो लोग एकदम से स्टेरॉइड ज्यादा ले लेते हैं उनको नुकसान होता है। तो इसकी सुपरविजन जो है वो ज्यादा जरूरी है। और ये जैसे कि भी दोनों ने बताया, डॉक्टर्स ने, एक्सपर्ट्स ने, तो मैं उनकी बात से एग्री करते हुए यहाँ यही कहूंगा कि 5वें दिन के बाद अगर पेशेंट सिम्टोमेटिक है और फीवर आ रहा है, देन वी कैन फाइंड आउट कि अगर स्टेरॉइड देना बनता है। जो मार्कर्स हैं वो बढ़े हुए हैं, पेशेंट को बुखार है, पेशेंट सिक हो सकता है, क्योंकि ये नया वाला जो स्ट्रेन आया है ना, ये बहुत तेजी से डैमेज कर रहा है लंग्स को। और जो अभी बिल्कुल सर, इसके बारे में भी और डिटेल से आपसे आगे जानेंगे, लेकिन इस सवाल का जवाब आप तीनों ने जिस तरह से दिया है उससे इतनी तो उम्मीद है जो दर्शक हमारे देख रहे हैं वो समझ गए होंगे कि स्टेरॉइड को लेने से पहले कितना जरूरी है सुपरविजन का होना, कितना जरूरी है ये समझना कि क्या आप इसके लिए सही हैं या फिर नहीं। खतरे को यहाँ पर जरूर भाप गए होंगे। अगला सवाल यही है सर कि स्टेरॉइड के साइड इफेक्ट्स क्या हैं, क्योंकि कई बार कुछ साइड इफेक्ट भी इंसान को डरा देते हैं। आपको लगता है जो साइड इफेक्ट यहाँ पर सामने आएंगे वो किस तरह के होंगे, किस तरह से महसूस हो सकता है एक मरीज को इसके बाद? डॉक्टर रजत अरोड़ा, हम चाहेंगे कि इस सवाल का जवाब सर आप दें। स्टीरॉइड जैसे डॉक्टर साहब ने बताया था डबल एज सोर्ड है, तो हमें उसके बेनिफिट्स और रिस्क फैक्टर्स दोनों जानकारी हमारे पास होनी चाहिए। पहले ये हम क्लैरिफाई करें कि किस तरह के पेशेंट्स में हम स्टीरॉइड देते हैं। तो पहले ये हमें जानना है कि जब ये रिकवरी ट्रायल पहली बार आई थी सितंबर में, जब WHO ने इसको एंडोर्स किया था, जब सितंबर 2 में ये ट्रायल आई थी, पहली बार ऐसा हुआ था, कोई ऐसी ड्रग थी जिससे पता चला था कि मरीजों को, कोविड के मरीजों को किसी भी एक दवा से फायदा हो सकता है। उसकी सबसे बड़ी जो एविडेंस है वो सिर्फ और सिर्फ स्टीरॉइड्स का है, कोई और ऐसी दवाई नहीं है। या आप समझे रेमडेसिविर समझे या टोसिलिजुमैब समझे या बैरिसिटेनेब समझे, लेकिन कोई ऐसी दवाई नहीं है जिसका इतना एविडेंस है जितना हमारे पास स्टीरॉइड्स का है। तो बियॉन्ड डाउट हमें पता है कि स्टीरॉइड्स का फायदा है। अब स्टीरॉइड्स पहले हमें किसको देने हैं? स्टीरॉइड्स हमें उन लोगों को देने जिनको ऑक्सीजन की नीड है, जो जिनके जैसे बायोमार्कर्स खराब है या जिनको निमोनिया हो रहा है। लेकिन स्टीरॉइड्स में 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम स्टीरॉइड्स लेते हैं तो उसमें 3 चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला, डोज, हम डोज कितनी दे रहे हैं। दूसरा, हम कितने समय के लिए डोज दे रहे हैं। और तीसरी ये कि जब हम डोज खत्म कर रहे हैं तो वो हम धीरे धीरे उसको टेपर करके खत्म कर रहे हैं। ये तीनों चीजें जानना हमारे लिए बहुत बहुत जरूरी है जब भी हम स्टीरॉइड्स डोज देते हैं।
डॉक्टर सुमन, हम चाहेंगे कि सिम्टम्स आप जरूर यहाँ पर बताएं कि आखिर क्या कुछ साइड इफेक्ट इसके हो सकते हैं स्टेरॉइड के बाद में, ताकि मरीज जो हैं उस साइड इफेक्ट्स को लेकर घबराए नहीं, डरे नहीं, अपने डॉक्टर के साथ में कांटेक्ट में रहे, संपर्क में रहें। जी, सबसे पहली बात है कि जो डायबिटिक पेशेंट है उनको ये स्टेरॉइड उनके सुपरविजन में लेना चाहिए, अपने डॉक्टर्स के सुपरविजन में, जो होम आइसोलेशन में है। और दूसरी बात ये है कि ये जो स्टेरॉइड है इसमें कोविड और नॉन कोविड पेशेंट में भी ये शुगर लेवल इंक्रीज कर देता है। इट मे प्रेसिपिटेट टर्म्स कंडीशन कॉल्ड ग्लाइकोसूरिया, जिसमें क्या होता है कि डायबिटिक प्रेसिपिटेट हो जाता है। और ये है कि अगर ग्रेजुअली अगर ये टेपर नहीं किया गया तो इट कैन कॉज ऑस्टियोपोरोटिक इन लॉन्ग बोन्स, मतलब ये बोन बिकम सो फ्रेजाइल कि वो उनको फ्रैक्चर होने का डर होता है। और जिसको पेप्टिक अल्सर है उसको एहतियात के तौर पे लेना चाहिए एंटासिड के साथ, और जिसको हाइपरटेंशन है उसको भी एहतियात के साथ ही लेना चाहिए, क्योंकि इसमें भी बीपी शूट अप होने के चांसेस होते हैं। और इसमें जो है इट मे कॉज ट्यूबरकुलोसिस, पेप्टिक अल्सर, इसमें बहुत सारे सिम्टम्स हो रहे हैं। और नाउ डेज जो म्यूकोमाइकोसिस है, ब्लैक फंगस, ये भी आफ्टर पोस्ट कोविड ये देखने को मिल रहा है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें ये बहुत ही, जैसे डॉक्टर साहब ने जिक्र किया था कि हमें इसकी टाइमिंग और कितने दिनों तक देना है और किस टेपर डोज से देना है, वो हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना होगा। तो इन सभी चीज़ों का यहाँ पर ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है, और ये तभी हो पाएगा जब आप डॉक्टर के संपर्क में होंगे, उससे सलाह मशवरा करने के बाद ही आपके ट्रीटमेंट की जो प्रोसेस है वो यहाँ पर आगे बढ़ेगी। डॉक्टर एम वली, आपको क्या लगता है किन मरीजों को स्टेरॉइड दी जानी चाहिए, यानी कि वो कौन सी परिस्थिति रहती है, वो मरीजों की सेहत का कौन सा चरण रहता है जहां आपको लगता है कि इसकी जरूरत सबसे ज्यादा पड़ती है? हालांकि आप तीनों ने ही अपनी बातों में ये जरूर बताया, लेकिन सर स्पेसिफिक इस क्वेश्चन का जो जवाब है हम जरूर चाहेंगे कि हमारे तमाम दर्शकों तक आप पहुंचाएं। मैंने देखिए एक तो टाइम फ्रेम बताया है कि व्हेन द पेशेंट इज शोइंग साइंस ऑफ टॉक्सीमिया, हम स्टेरॉइड इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी उससे देते हैं, एम से। और ये जो शुरू में रिपोर्ट आई थी जो यूके से आई थी, वो उन पेशेंट्स पे दिए गए थे जो आईसीयू में थे, मॉडरेटली सीवियर थे, ज्यादा सीवियर नहीं थे, जो वेंटिलेटर पे नहीं गए थे या जाने वाले थे। तो उसमें जो मैंने बताया उसमें 13 से 15% तक फायदा हुआ था। अब हमने जो साइड इफेक्ट की बात करते हैं तो कॉमन साइड इफेक्ट्स तो यही होते हैं, भूख ज्यादा लगने लगेगी, चेहरे पे सूजन आ जाएगी, और जैसे कि बताया गया लॉन्ग टर्म में उसमें लेकिन जो इमीडिएट साइड इफेक्ट जो हमको देखना है प्रैक्टिकली, वो शुगर और ब्लड प्रेशर बढ़ता है लोगों का, भूख बढ़ती है, उसके साथ साथ शुगर बढ़ती है। तो उसमें तुरंत जैसे ही शुगर बढ़े, हमें उसी समय, या तो पेशेंट अगर इंसुलिन पे डायबिटीज का है तो उसका इंसुलिन एडजस्ट करना चाहिए, डायबिटीज का नहीं है तो हमें ओरल मेडिकेशन भी दे सकते हैं। और एम ये है कि शुगर नॉर्मल रखा जाए। दूसरा ये है कि पेशेंट की नॉलेज में ये बात होनी चाहिए कि उसको भूख ज्यादा लगेगी और उसकी शुगर बढ़ेगी। तीसरा ये है कि इसमें डॉक्टर का जो डिसीजन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार इसको कह रहा हूँ कि अभी हमको ये देखना है कि जैसे मार्कर कराते हैं, एक्सरे चेस्ट कराते हैं, जिन केसेस में पॉसिबिलिटी है स्कैन कराते हैं, उसमें हमको असेसमेंट करना है पेशेंट को कितना स्प्रेड है वायरस का। और सबसे अच्छी बात इसमें ये रहेगी कि हम इंजुडिशियस यूज ना होने दें। पेशेंट कुछ आते हैं, कहते जी मैं स्टेरॉइड ले लूं, उनको डिस्करेज करना चाहिए। दूसरा, जब हमें स्टेरॉइड देना है तो अच्छी क्वालिटी का स्टेरॉइड देना चाहिए और उसको मॉनिटर करना चाहिए, और 5 दिन के अंदर कोशिश करनी चाहिए कि हम इसको टेपर कर दें, जैसे कि बताया गया। और इसमें सबसे ज्यादा जो लोगों को इंटरेस्ट आया है, वो कल परसों जो 2 दिन म्यूकरमाइकोसिस का कवरेज आया है, आप जैसे चैनल्स ने दिया है, लोगों को एजुकेट किया है, उसकी वजह से बहुत जागृति पैदा हुई है इसके लिए। बिल्कुल, और इन सभी बातों का ध्यान रखना देखिए जरूरी हो जाता है। और जो लाखों करोड़ों दर्शक इस वक्त हमारे खास पैनल की बात को सुन भी रहे होंगे, ये बहुत ही ऐसी सलाह है आप लोगों के लिए जो आपकी जान बचाने में अपना एक महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है। डॉक्टर रजत, अब आपसे यहाँ पर हम चाहेंगे समझे इस पूरी प्रोसेस को कि स्टेरॉइड लेने वालों को ब्लैक फंगस, जिसका जिक्र आप बार बार पैनलिस्ट कर रहे हैं, बार बार बता रहे हैं, आखिर किस तरह का ये खतरा है? क्योंकि इस खतरे को हम चाहेंगे आप समझाएं, इस खतरे को हमारे दर्शकों तक पहुंचाएं, ताकि किसी भी तरह से उनके इलाज के दौरान कोई चूक ना होने पाए। देखिए, म्यूकर जो फंगस होती है ये हमारी सराउंडिंग्स में होती है। जब सब्जी या फल सड़ जाते हैं या फिर हमारे हॉस्पिटल के एयर में या इवन घर के एयर में ये फंगस कॉमनली फाउंड होती है।
ये फैलती कैसे है और किन में फैलती है? ये फैलती है एयर ड्रॉपलेट से, पहली बात। और किन में फैलती है? जो इम्यूनो सप्रेस्ड होते हैं। इम्यूनो सप्रेस्ड कौन लोग होते हैं? जिनकी इम्यूनिटी, जिनकी लड़ने की ताकत कम हो गई होती है। अब किस तरह के लोग होते हैं लड़ने की ताकत जिनकी कम हो गई होती है? आजकल के उस तरह के लोग हैं जो कोविड से पहले तो जिनको कोविड है और कोविड के साथ साथ जो हेवी डोज स्टीरॉइड्स पे है, स्पेशली 2 सप्ताह के बाद 3rd से 4th वीक में ये कॉमन आती है, जो हाई डोज स्टीरॉइड्स पे होते हैं। और कैंसर पेशेंट्स हो सकते हैं, पेशेंट जिनका अभी रिसेंटली ट्रांसप्लांट हुआ है उस तरह के पेशेंट्स हो सकते हैं, या जिन पेशेंट्स को HIV की बीमारी है उस तरह के पेशेंट्स को ये फंगस जानलेवा हो सकती है। अभी फंगस क्या करती है? ये ब्लैक फंगस कहते हैं बिकॉज ये काली जैसी होती है। मोस्ट कॉमन जो इसकी प्रेजेंटेशन होती है वो हमारे यहाँ जो फेस होता है, जिसको हम जो साइनस वाला हिस्सा होता है, हमारा जो ब्रेन वाला हिस्सा होता है, और ऑर्बिट वाला जो आंखों के सामने वाला हिस्सा होता है। इसलिए ये 3 उसकी कॉमन प्रेजेंटेशन होती है। और ये प्रेजेंटेशन कैसे होती है? प्रेजेंटेशन सबसे पहले साइनस की तरह, लोगों को फेस पे दर्द हो सकता है, जुकाम हो सकता है, पस निकल सकता है, आंखों के सामने स्वेलिंग हो सकती है, धुंधला दिख सकता है, डबल विजन हो सकता है। ये सारी कॉमन चीजें हो सकती हैं, इंक्लूडिंग हेडेक। जो इस तरह के पेशेंट्स होते हैं ये जानलेवा क्यों हो सकती है? क्योंकि अगर इसका ट्रीटमेंट सही समय पे नहीं किया जाए तो 20 से 50% तक लोगों की मृत्यु हो सकती है। उसमें डॉक्टर्स और अस्पताल कुछ नहीं कर पाएगा, बिकॉज ये फंगस इतनी तेजी से बढ़ती है। और उसके बावजूद भी, अगर डॉक्टर इसकी सर्जरी भी करते हैं और दवाइयां भी देते हैं, उसके बावजूद भी ठीक होने की चांसेस कम रहती हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा जानलेवा तब हो सकती है कि अगर ये फंगस हमारे फेफड़ों में चले जाए। उस समय जिस समय पेशेंट को खून आ सकता है मुंह से, या निमोनिया हो सकता है, उस तरह के पेशेंट्स में 80% उस तरह के पेशेंट्स में ये जानलेवा हो सकती है। बिल्कुल डॉक्टर सुमन, ब्लैक फंगस जिसका जिक्र हम लगातार यहाँ पर कर रहे हैं, इसके खतरे को डॉक्टर रजत ने बखूबी यहाँ पर बताया पूरे एक पॉइंट्स के जरिए कि किस तरह से ये खतरा यहाँ पर हो सकता है, किस तरह से इस खतरे से यहाँ पर बचा जा सकता है। बचने का जिक्र भी हालांकि हम बाद में करेंगे और डिटेल के साथ में, लेकिन आपको क्या कुछ लगता है कि कितना समझने की ब्लैक फंगस के इस पूरे प्रोसेस की ज़रूरत है ताकि वक्त पर इलाज हो सके, वक्त पर पूरा ट्रीटमेंट होगा तो मरीज़ की जान बचाई जा सके? क्योंकि अभी फिलहाल एक खौफ दिखाई दे रहा है, लेकिन हमारा मकसद किसी भी तरह से खौफ फैलाना नहीं है, दहशत फैलाना नहीं है, बल्कि इस पूरे प्रोसेस को समझाना है। क्योंकि जब हम समझेंगे तभी हम ये मान पाएंगे कि हमें अपना ट्रीटमेंट आगे कैसे बढ़ाना है। जी, पहली बात तो ये है कि देखिए अभी पैनिक होने की सिचुएशन नहीं, और आप बिल्कुल पैनिक मत होइए। बस ये है कि सबके माध्यम से हमें सिर्फ जागरूकता फैलानी है कि आप इस चीज़ से अवेयर रहें, अवगत रहें कि ये चीज़ अगर सिम्टम्स दिखें तो आप अपने डॉक्टर से सलाह परामर्श ज़रूर लें। पर यह है कि इसमें जो है कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि जो पेशेंट ऑक्सीजनेशन पे हैं, जैसे कि घर पे हैं, तो वो अपने जो मास्क है उसमें जो ह्यूमिडिफिकेशन और जो मॉइस्चर उसमें होता है उसको क्लीन करते रहें। आप नोज, थ्रोट, ये सारी चीज़ें बराबर आप क्लीन करते रहें। और इसमें क्या है, साफ सफाई रखें। जो है कि आप डस्ट वाली और गंदी जगह पे ना जाएं और हाथ सैनिटाइज करते रहें। ये जो है इसमें क्या है कि आप इसमें सर्जिकल, ये कभी कभी जब जैसे डॉक्टर साहब ने जिक्र किया कि इसमें ये इन्वेजिव है, इसलिए जो है इसमें सर्जरी भी करनी पड़ जाती है। जो इसमें डिकेट पार्ट होता है उसको रिमूव करना पड़ जाता है। पर यह है कि इसमें जो है इसमें जो एंटी फंगल थेरेपी चलती है 4 से 6 हफ्ते भी चल सकती है। तो हम इसमें बहुत सारे एहतियात बरतें कि इसमें बिल्कुल भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ऑल्दो कि इट्स इन्वेजिव, बट इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। बस ये है कि पोस्ट कोविड जितने पेशेंट्स को ये सिम्टम्स थोड़े बहुत दिखते हैं, आप इसमें डॉक्टर से एज सुन एज पॉसिबल सलाह परामर्श जरूर लें। अर्ली टू डिटेक्ट एंड अर्ली टू डायग्नोस से इसका ट्रीटमेंट इसमें वो प्रिवेंटेबल हो सकता है। बिल्कुल, और मेरे ख्याल से जितना भी आप लोगों से अब तक हम सबने समझा है या फिर दर्शकों ने समझा है और जिनको अब भी ये समझ नहीं आ रहा है, बात सिर्फ इतनी है कि अपने लक्षण को, अपने सिम्टम्स को देखकर अपना खुद का डॉक्टर बनने से अच्छा है कि आप सीनियर से सलाह लें, आप एक्सपर्ट से सलाह लें, डॉक्टर से सीधा संपर्क करें और उनसे समझे कि क्या ये लक्षण इससे जुड़े हुए हैं या फिर नहीं, ताकि वक्त पर इसे रोका जा सके जब तक कि पूरा मामला यहाँ पर बिगड़े और फिर आप डॉक्टर के पास जाएं परामर्श लेने के लिए या फिर दवाइयां लेने के लिए। अगला सवाल डॉक्टर एम वली आपसे है, हार्ट अटैक का खतरा स्टेरॉइड्स के बाद जो यहां पर आपको लगता है ज्यादा बढ़ जाता है या फिर किन कंडीशंस में यह बढ़ता है? जो पहले से हार्ट पेशेंट्स हैं क्या उनके लिए ज्यादा दिक्कत वाली बात यहां पर है? कौन से वो हालात रहते हैं जब हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है इससे? इससे पहले मैं ये बताऊं, मैं एक छोटा सा ये मैंने फोन में निकाला है, कल ही एक पेशेंट का मेरे पास मैसेज आया था। आई होप दिस आई इज विजिबल। और थोड़ा दिखाई दीजिए, हम चाहेंगे आप कैमरे के सामने ले आए ऐसे हल्का सा। हाँ जी जी ये है।
तो ये जो आई है इसकी बंद होने वाली है अब, और ये शाम से बंद हुई थी कल, और मैंने तुरंत, अब ये पेशेंट ऑपरेट हो चुका है, इसको मैंने एक्सपर्ट्स के पास भेजा, जो ईएनटी के एक्सपर्ट और आई एक्सपर्ट दोनों ने मिलकर किया है। तो इसमें ये आंख के नीचे अगर आपने गौर से देखा होगा तो स्किन का कलर खराब हो जाता है, ये भी मैंने बैठे बैठे फोन से निकाला। अब कोरोना जो है ये बहुत दुष्ट वायरस है। ये एक्चुअली कोरोना वायरस फेफड़ों की बीमारी नहीं है, ये खून की जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनकी बीमारी है। ये आपको फर्क श्रोताओं को भी समझ लेना चाहिए कि वेसल्स चूंकि पूरी बॉडी में होती हैं तो ये कहीं भी इन्वॉल्व कर रहा है, नए नए इसके मैनिफेस्टेशंस सामने आ रहे हैं। जब ये ब्लड वेसल्स को इन्वॉल्व करता है तो इसमें दोनों शक्तियां होती हैं, खून को जमाने की और खून को पतला करने की, मींस प्रोकोगुलेंट एंड एंटीकोगुलेंट। हमारे शरीर में भी दोनों मैकेनिज्म है और इस कोरोना वायरस ये दोनों मैकेनिज्म को प्रभावित करता है। जब ये उस मैकेनिज्म को प्रभावित करता है जो खून को पतला करता है तो ये ब्लीडिंग की शक्ल में प्रेजेंट होता है। लेकिन ज्यादातर, जैसे अभी आपने देखा पिछले दिनों रोहित सरदाना जी हमको छोड़कर चले गए, आपके इम्पोर्टेंट साथी, और कल परसों ये ब्लॉगर राहुल जी चले गए। ये यंग लोग थे और इनका एक्सप्लेनेशन हमारे पास नहीं है, अलावा इसके कि हम ये कह सके कि इनको हार्ट अटैक हुआ है, सडन डेथ हुई है। तो ये सडन डेथ भी प्रोड्यूस करता है, इसको हम एससीडी कहते हैं। और लॉन्ग एक्टिंग भी इसके मैनिफेस्टेशंस हो सकते हैं, जैसे एंजाइना पेन है, हार्ट में पेरिकार्डाइटिस है, मायोकार्डाइटिस है, वेस्कुलाइटिस इसको हम पूरे सिंड्रोम को कहते हैं। और जब हार्ट की रगों में खून का थक्का बन जाता है तो ये बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे एक टिपिकल हार्ट अटैक होता है, और उसमें सडन डेथ भी हो सकती है। हार्ट के जो मार्कर हैं वो बढ़ सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि पेरिफेरी में ये क्लॉट्स चले जाते हैं तो गैंग्रीन भी हो सकती है, स्ट्रोक भी हो सकता है। आपने चूंकि सिर्फ हार्ट अटैक पूछा है इसलिए मैं हार्ट का बता रहा हूँ। हार्ट के अंदर कोरोना वायरस बिल्कुल उसी तरह से वेसल्स को इन्वॉल्व करता है जैसे कि उन लोगों में वेसल्स इन्वॉल्व होती हैं, लेकिन यहाँ कोलेस्ट्रॉल नहीं जमा होता, यहाँ क्लॉट जाता है और क्लॉट जाके लॉज कर जाता है, जब जाता है वहां हार्ट की रगों में। और क्योंकि हार्ट की रगें आगे तक पतली होती जाती हैं, वो एंड आर्टरीज होती हैं, तो उसमें कोई ऐसा साधन नहीं है कि क्लॉट निकल के बाहर चला जाए। तो इसलिए बिल्कुल सर, और डिटेल के लिए आपके पास जरूर आएंगे। बहुत बारीकी से आप यहाँ पर समझा रहे हैं और बाकी पैनलिस्ट भी यहाँ पर बता रहे हैं। तो मकसद हमारा यही है कि कोरोना जैसी महामारी से आप बच सके, सावधान हो सके। स्टेरॉयड को लेकर आज हमारी ये खास पेशकश जारी है। हमारे साथ एक खास पैनल भी मौजूद है। डॉक्टर रजत, अब एक बार फिर से शुरुआत यहाँ पर आपसे करना चाहेंगे। खतरे को समझ लिया, हार्ट अटैक के ये पूरे प्रोसेस को हमने समझ लिया, लेकिन डॉक्टर सुमन आपसे शुरुआत कर लेते हैं। मरीज को स्टेरॉयड आखिर कब बंद कर देनी चाहिए, ये सवाल भी यहाँ पर बरकरार है। और ये सवाल कई बार इसलिए भी खड़ा हो जाता है क्योंकि कई बार किसी चीज की अति या हद से ज्यादा उसे लेना भी आपकी जिंदगी पर भारी पड़ सकता है। ये लगातार आप लोगों के जरिए सामने आता रहा है। हम चाहेंगे ये समझे मरीज और मरीज के परिजन कि डॉक्टर की सलाह के हिसाब से इसे कब बंद कर देना ही बेहतर है। देखिए, सबसे पहली बात तो जो आप लोग हम अभी तक जिक्र कर रहे हैं कि हमेशा ये जो स्टेरॉइड है, ये लोग आजकल का ये ट्रेंड है कि सबसे पहले अगर किसी को कोविड हुआ तो सबसे पहले जो व्हाट्सएप पे मैसेजेस डॉक्टर की, फ्रेंड्स की या सबकी वो आती है प्रिस्क्रिप्शन की, आप यार ये सारी दवाइयाँ ले लो, एंड दे हैव स्टार्टेड फ्रॉम द डे 1। तो उससे क्या होता है कि वायरल निमोनिया होने का खतरा उन पेशेंट्स में ज्यादा बढ़ जाता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल वंस। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें स्टेरॉइड की ये जो स्टेरॉइड है, मैं अभी भी बार बार इस चीज पे एम्फसाइज कर रही हूँ कि आप जब भी आप अभी स्टार्ट करते हैं, आप कोविड आप इन्फेक्शन हो रहा है आपको, तो तुरंत स्टेरॉइड नहीं स्टार्ट करें। ऐसे बहुत सारे मरीज आए हैं मेरे संपर्क में, या मैं आम लोगों में ट्रेंड ये देखती हूँ कि कोरोना से जैसे फर्स्ट डे से इन्फेक्शन हुआ तो वो पूछते हैं कि क्या हम ये सारी मेडिसिन ले लें, जिसमें सारी फेविफ्लू, स्टेरॉइड और सारे वो 10-15 दवाइयाँ पहले ही होती हैं। तो हम उनको ये एडवाइस करते हैं कि अगर आपको कोई भी सिम्टम्स नहीं है, कोई भी लक्षण नहीं है आपको, और अगर माइल्ड सिम्टम्स है, जैसे फॉर एग्जांपल कि आपका सैचुरेशन अगर मेंटेन है मोर देन 24, आपकी सीआरपी वैल्यू, सारे बायोमार्कर्स अगर एक्यूट फेज में अगर वो थोड़ा बहुत भी अगर हाई होते हैं, तो ये इट्स अ नॉर्मल फिजियोलॉजिकल जो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होता है हमारी बॉडी का, वो होता है, नॉर्मल है, जो कि उस पर पैनिक होने की बिल्कुल जरूरत नहीं कि हमारा सीआरपी एकदम से बढ़ गया हम स्टेरॉइड लेना शुरू कर देते हैं, हमारा डी डाइमर बढ़ गया हमें तुरंत स्टेरॉइड चाहिए, नहीं। और CT स्कोर अगर आपका 8 से
कम है तो उसमें नहीं लेना है। तो ये सब चीजों को आप ध्यान में रखिए प्लीज, क्योंकि ये लोग ये घर पे ट्रीटमेंट वो सोचते हैं कि यार इन्होंने तो हमें कुछ बताया नहीं, ज्यादा मेडिसिन नहीं बताई, हम चलो एहतियात के तौर पे हम पहले हैवी डोज सारे स्टेरॉइड्स वगैरह के ले लें, जो कि बहुत नुकसानदायक है। तो इसमें क्या है कि जब ये इन पेशेंट को, जैसे जो डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव हैं, या जिनको पेप्टिक अल्सर वगैरह की शिकायतें हैं, और एल्डरली पीपल जो कि ऑस्टियोपोरोटिक होने की संभावना जिसमें ज्यादा होती है, जिनकी बोन वगैरह ज्यादा फ्रेजाइल हो सकती है इन एल्डरली पेशेंट, उन सब पेशेंट्स में ज्यादा एहतियात बरतनी चाहिए। तो बिल्कुल, और जो बात मैम आपने बहुत खास कही है कि ये जो प्रिस्क्रिप्शन एक दूसरे का एक्सचेंज करने का इन दिनों एक ट्रेंड सा चल गया है, वो बेहद खतरनाक है। ये जरूरी नहीं कि सामने वाले का बॉडी उसे एक्सेप्ट कर सकता है तो आपका भी शरीर उसे उसी हिसाब से कर ले, लेकिन इन दिनों ये खूब चल रहा है कि ये खा लीजिए दवाइयां, आप ठीक हो जाएंगे, और उसके कितने नुकसान झेलने पड़ते हैं वो शायद सामने नहीं आ पा रहा है, और उसका सामने आना भी बेहद जरूरी है। इसलिए ऐसे मैसेजेस फॉरवर्ड करना या फिर ऐसे मैसेजेस को ढूंढ कर निकाल कर अपने पर या अपनों पर इलाज करना, तो ये सरासर गलत है। ये बहुत आपने खास बात यहां पर बताई है। डॉक्टर एम वली, आपसे भी ये समझना चाहेंगे कि आखिर इसे कब बंद कर देना चाहिए? स्टेरॉइड को लेकर तमाम तरह की बातें यहां पर सामने आती है, मैम ने भी बहुत यहां पर अच्छे से समझा है। हम चाहेंगे थोड़ी और डिटेल आपके जरिए भी दर्शकों तक पहुंचे ताकि वो समझ सके कि देखा देखी नहीं चलना है। हर किसी का एज ग्रुप अलग है, हर किसी की बीमारी जो है अलग है, इम्यून सिस्टम हर किसी का अलग है, वो उस हिसाब से समझे। बिल्कुल आपने बहुत ब्रिलियंट बातें अपने सवाल में रखी हैं, मैं आपकी तारीफ करूंगा इसके लिए। थैंक यू सर। देखिए, पहली बात तो ये मैसेज बिल्कुल ना जाए आपके चैनल से कि स्टेरॉइड नहीं लेने हैं। स्टेरॉइड लेने हैं, डॉक्टर की सलाह से लेने हैं। इसमें मैं एक बहुत प्रैक्टिकल टिप बता देता हूँ जो मरीज खुद पता लगा सकता है। जैसे हम काउंट्स कराते हैं, टोटल काउंट्स किसी की 8-9 हज़ार एवरेज रहती हैं, 10,000 वायरल में टोटल काउंट्स नहीं बढ़ती। हमेशा जब भी आप 1 हफ्ता 2 हफ्ते 5 दिन में अपना ब्लड काउंट्स कराते हैं 5, 6, 7, 8, 9 हज़ार, सडनली आपकी 17,000 आने लगे, फिर अगले दिन 19 हो जाए, फिर 21 हो जाए, फिर 23 हो जाए, इसका मतलब ये स्टेरॉइड ने अपना काम कर दिया, आप सेप्टिसीमिया में चले गए, आपको दूसरे इन्फेक्शन ने घेर लिया जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। सो लॉन्ग योर काउंट्स आर कंट्रोल्ड, आपकी ब्लड काउंट रेंज में है, जिसको हम टोटल व्हाइट सेल काउंट कहते हैं, जब तक ये रेंज में है आप सुरक्षित हैं, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं। दूसरा, डायबिटीज को बहुत बारीकी से कंट्रोल करिए। अगर आप दिन में 1 बार करते थे पहले चेक ब्लड शुगर, तो 2 बार कीजिए। मैं अगर आप चाहें 3 बार करना मैं मना नहीं करूंगा, अगर आपके पास बहुत पतली नीडल वाला ग्लूकोमीटर है जिससे पेन भी नहीं होता और ब्लड भी ज्यादा नहीं निकलता और बाद में निशान भी नहीं पड़ता। तीसरी बात, अपना ब्लड प्रेशर पाबंदी से चेक कराते रहिए। ये सब क्रूड इंडेक्सेस हैं, जब इनको हम मिला के देखते हैं तो हमको लगता है स्टेरॉइड का हमारे ऊपर असर पड़ रहा है। और रोज जब आप सुबह को सो के उठ रहे हैं तो अपना फेस जाके बाथरूम में शीशे में देखिए और ये देखिए कि कितनी सूजन है। जब ये सब होने लगे तो स्टेरॉइड को डॉक्टर से कहिए कि साहब अब मैं नहीं ले पाऊंगा, आप अपना डिसीजन रिवाइज करिए। कितना, मैं तो हर पेशेंट को 1-1 दिन बढ़ाता हूँ स्टेरॉइड में, उनसे ये नहीं कहता आप 10 दिन ले लो, 5 दिन ले लो। मैं उसको कहता हूँ भाई कल बताऊंगा कितना टेपर करना है। तो इसको कहते हैं डॉक्टरी में फाइन ट्यूनिंग। एंड डॉक्टर शुड नॉट हेजिटेट टू वीडियो कॉल ईच पेशेंट ईच डे। आप खाली फोन मत करिए, आप वीडियो पे अपने मरीज को देखिए। प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है टेलीमेडिसिन यूज करिए, और बहुत से अच्छे डॉक्टर्स इससे बहुत अच्छी तरह इसको यूज कर रहे हैं और बहुत लोगों को फायदा हो रहा है, इससे नुकसान नहीं होगा। अगर आपने अपने पेशेंट को देखा और आपकी ऑब्जर्वेशन अच्छी है और आपको तजर्बा है कि आप पेशेंट के एक लुक से उसके बारे में कुछ जान सकते हैं, जैसा कि हमारे टीचर्स हमें पढ़ाते थे सीनियर, उस वक्त कहाँ IL-6 डी डाइमर, कहाँ आयरन टेस्ट, फेरेटिन टेस्ट, ये कुछ नहीं होते थे। हम लोगों की वार्ड में एक छोटी सी लैब होती थी, उसमें जाके हम स्टूल का सैंपल ले जाके टेस्ट किया करते थे, ब्लड की काउंट, हीमोग्लोबिन कर लिया करते थे। तो हमने ऐसे वक्त में पढ़ा है, जो अच्छे डॉक्टर्स हैं और जो अच्छे टीचर्स हैं वो अपने डॉक्टर्स को, स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से ट्रेन करते हैं। और स्टेरॉइड इज वर्ल्ड वाइड यूज मेडिसिन एंड ऑफ कोर्स इट इज डबल एजेड स्वॉर्ड, बट इट इज ए मिराकुलस स्वॉर्ड। और थोड़े टाइम के लिए स्टेरॉइड को यूज करने से ऑस्टियोपोरोसिस वगैरह नहीं होती, बट वी शुड बी वेरी केयरफुल इन दोस पेशेंट्स हु आर बहुत सावधान रहने की जरूरत है। और सर, आपने जो बात कही है कि ऑनलाइन यहाँ पर अब इन दिनों देखिए मरीजों को चेक किया जा रहा है, बहुत बड़ी तादाद भी यहाँ पर है, लेकिन हर डॉक्टर की जिम्मेदारी भी आपने यहाँ पर बता दी कि अपने मरीज को देखें ऑनलाइन के जरिए, ताकि आप उसको समझ सके, आप उसकी हालत को उस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देख सके। और ऐसा होना
भी चाहिए सर। थैंक यू सो मच सर, क्योंकि इस मैसेज का भी जाना बेहद जरूरी था, क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे भी हैं जो सिर्फ फोन पर बात कर रहे हैं और शायद देखने का वक्त नहीं है, पर यहाँ पर वक्त जाहिर सी बात है जिंदगी के लिए निकालना जरूरी हो जाता है। डॉक्टर सुमन, स्टेरॉइड का असर आखिर कितने वक्त तक रहता है? मरीज ये भी जानना चाहते हैं, उनके मन में ये रहता है कि हम जो ले रहे हैं उसका असर कितने दिन तक रहेगा, कितने महीनों तक रहेगा, कितने हफ्तों तक रहेगा? जैसे ये वली सर ने बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन क्लिनिकली सब दिया है कि रोज सुबह पेशेंट उठ के एक बार अपने आप को चेक करके कहीं पफिनेस स्वेलिंग तो नहीं है फेस पे, या उसको फटीग या फिर एडिशनल सिम्टम्स तो नहीं आ रहे हैं कि एडजुएंट चीजें, तो उसका डायबिटीज वो बराबर चेक करता रहे, अपना बीपी बराबर चेक करता रहे। तो ये सब बड़ा, जैसे सर ने जिक्र किया है कि बहुत ही माइन्यूट इसको ट्रैक करने की जरूरत है इन सब चीजों को, कि आप पेशेंट से उसका क्लिनिकल सिम्टम्स भी आप पूछिए, क्लिनिकल सिम्टम्स के हिसाब से ही डॉक्टर्स जो है अपनी डोसेज वगैरह को टेपर करेगा, उसको बंद करेगा, उसको चलाएगा, वो डॉक्टर ही उसको बता पाएगा। ये पेशेंट नहीं बता सकता कि हमें इसको अब खत्म करना है या हम अपने हिसाब से कर सकते हैं, नहीं। आप ये डॉक्टर के परामर्श के हिसाब से और उसके गाइडेंस के अंदर ही आपको ये सारी डोसेज इसको लेनी है, और इसको टेपर करना नहीं करना है वो डॉक्टर आपको बताएगा। बिल्कुल, तो डॉक्टर के हिसाब से आपको चलना होगा। अगर आप डॉक्टर्स के हिसाब से चलेंगे, अपना डॉक्टर खुद नहीं बनेंगे, तो यकीनन इस महामारी को मात दे पाएंगे। डॉक्टर एम वली, क्या सावधानी बरतनी जरूरी होती है? क्योंकि कई बार छोटी सी असावधानी जिंदगी पर भारी पड़ जाती है। हम चाहेंगे लाखों करोड़ दर्शकों को आप ये बताएं कि किन किन सावधानियों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। सबसे पहले कोरोना के मरीज को अपने शरीर को रेस्ट देना चाहिए। ये जो लोग बार बार वॉशरूम जा रहे हैं, वहां फेंट हो रहे हैं, गिर रहे हैं, तकलीफ हो रही है, सैचुरेशन बेड पे 97 है और वॉशरूम जाके 88 हो जाता है, ये इसको आप अवॉइड करें। वॉशरूम की जगह पेन यूज कर, अगर थोड़ा सा अच्छा है आपका सैचुरेशन, सेहत अच्छी है, तो बेड के बराबर में कमोड रख लें, कुर्सी वाला। सबसे ज्यादा जो मरीज को नुकसान हो रहा है वो अपना ऑक्सीजन निकाल के बाथरूम जब वो जा रहा है तब सारा किया धरा डॉक्टर का भी और उसका भी बेकार हो रहा है। दूसरे, कमर को थपथपाना, इसमें हर 2 घंटे पे कम से कम 10 मिनट के लिए, ये एक ऐसा इलाज है जो कोरोना में रामबाण सिद्ध होता है। इस एज गुड एज डूइंग ए गुड फिजियोथेरेपी, गुड एक्सरसाइज फॉर द लंग्स। तीसरे, लेटे लेटे आप अपने इमोशंस को, विचारों को पॉजिटिव रखिए। आप इस बात की उसमें डिप्रेशन में मत जाइए कि मुझको कोरोना हो गया, अब मैं नहीं बचूंगा। ये आपको जो स्पिरिट है ये वाली पॉजिटिव रखनी है, मैं जरूर कोरोना से लड़ूंगा। और चौथे ये है कि सैचुरेशन पाबंदी से देखिए, कभी कभी ये सैचुरेशन मीटर धोखा देता है। थोड़ी देर लगाइए, अपने हाथ को थोड़ा गर्म कीजिए, थोड़ा सा रब कीजिए और अंगूठे में लगाइए। अगर आपकी उंगली बहुत पतली है, लेडीज की नेल पॉलिश लगी है, उसके ऊपर भी सैचुरेशन ठीक नहीं आता, तो आप सैचुरेशन देखिए। अपने सैचुरेशन को बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है जितना हो सके उल्टे लेटिए। उल्टे लेटने से बहुत अच्छा नतीजा आता है। और सुबह को ज्यादातर पेशेंट्स जो उल्टे लेटते हैं उनका सैचुरेशन फॉल नहीं करता। जो लोग सीधे लेटते हैं वो रात को 90-92 सैचुरेशन पे सो रहे हैं और सुबह को 80-82 पे उठ रहे हैं और बहुत चिंतित हो जाते हैं कि हमारा ये सैचुरेशन डिप कर गया, हमारी बीमारी बढ़ गई। नहीं, ऐसा नहीं है, आपको लेटे लेटे कंजेशन हो गया। इसके अलावा सारी बातें आपने अच्छा बेहद खास बताई हैं, आपने और डॉक्टर सुमन सभी ने। लेकिन एक बात जो सबसे ज्यादा अहम इस दौरान आपने कही कि सिर्फ शारीरिक तौर पर नहीं, अगर शारीरिक तौर पर मजबूत होना है तो मानसिक तौर पर भी मजबूत होना होगा। और रिपोर्ट पॉजिटिव आई है तो उससे 2 गुना पॉजिटिव अपने विचारों को रखिए, फिर रिपोर्ट का बहुत जल्द नेगेटिव आना लगभग तय ही यहां पर जरूर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही हमसे बातचीत करने के लिए, और लाखों